माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है स्टूडेंट्स। आज फिर से लाया हूं मैं आप लोगों के लिए BHDA लिए 138 का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर। स्टूडेंट्स, ये वीडियो हम लोग पहले भी ये जो वीडियो देख रहे हैं आप लोग, ये सेकंड पार्ट है। ये वीडियो कौन सा पार्ट है? सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट मैंने फर्स्ट वीडियो में बनाया था, आप लोग देख सकते हैं। फर्स्ट पार्ट में मैंने जो कि क्वेश्चन रखा था वो 1 नंबर से 7 नंबर तक का क्वेश्चन, टोटल 7 जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर मैंने करवाया। अगर आप लोगों ने अभी तक फर्स्ट पार्ट विजिट नहीं किया, फर्स्ट पार्ट को नहीं देखा, आप सेकंड पार्ट में डायरेक्ट पहुंच गए हैं, तो आप जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा, आप जाइए, फर्स्ट पार्ट का लिंक दिया होगा, आप जाकर देख सकते हैं। लेकिन आप लोग देखिए, अब जब यहाँ पे आ ही गए हैं तो पूरा वीडियो को देख लीजिए, इस पार्ट को, पार्ट 2 को देख लीजिए, पार्ट 2 में आपका कहाँ तक होता है कंप्लीट। और मैं कोशिश करता हूँ कि पार्ट 2 में हो जाए पूरा, लेकिन ना हो तो फिर आपका लिए एक और पार्ट बनेगा। टोटल 3 पार्ट इसके बनेंगे। आपका यही है हिंदी साहित्य विविध विद्या, यही आपका क्या है स्टूडेंट्स? टाइटल है। चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके मोस्ट ये क्वेश्चन आंसर आपको पता ही है। जो दिसंबर में अगर एग्जाम दे रहे हैं, अभी जो दिसंबर सेशन का एग्जाम दे रहे हैं, और फिर या नहीं तो जून सेशन में दे रहे हैं, जो जून 26 में देने वाले हैं, आप दोनों के लिए बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर रहेगा। चलो टाइम वेस्ट नहीं करते हुए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 से। अब नेक्स्ट देखो, पार्ट 1 में ये क्वेश्चन नंबर 7 तक हम लोगों ने कंप्लीट किया था, है ना। ये एकलव्य वाला हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 से करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 8 है वो है, हरिशंकर परसाई की व्यंग्यात्मक शैली की विशेषताओं को स्पष्ट कीजिए। हरिशंकर परसाई की व्यंग्यात्मक शैली, तो ध्यान से समझिए। हरिशंकर परसाई हिंदी साहित्य के प्रमुख व्यंग्यकार हैं। क्या है? प्रमुख व्यंग्यकार। और कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो व्यंग्यकार के बारे में कंफ्यूज होंगे कि ये जो व्यंग्यकार है ये क्या है। देखो, व्यंग्यकार का मतलब क्या होता है? व्यंग्यकार वो होते हैं जो सामाजिक सुधार पर फोकस करते हैं, चेतना को जगाते हैं, मनोरंजन के साथ क्या देते हैं? संदेश देते हैं। ये होते हैं व्यंग्यकार। आई होप समझ में आया होगा कि व्यंग्यकार क्या है। उनकी शैली सरल, जो उनने जो लिखे होते हैं, उनकी जो शैली होती है वो सरल, स्पष्ट और प्रभावशाली है। उनके व्यंग्य में हास्य और तात्कालिकता का संतुलन रहता है। अब कुछ लोग ये भी कंफ्यूज होंगे कि ये भाई, ये जो हास्य है, ये हास्य क्या है? तो हास्य क्या होता है कि ये ऐसे टाइप से रचते हैं कविता को, या फिर कोई भी चीज बनाते हैं, अपना रचना करते हैं जिसमें हास्य होता है। हास्य मतलब कि लोग हंसते हैं, मतलब पढ़ते पढ़ते हंसी आ जाता है। कभी कभी ऐसा होता है ना, कुछ ऐसा हम लोग पढ़ते हैं, पढ़ते पढ़ते ही हंसी आ जाता है और मजा भी नहीं लगता है, तो वही होता है हास्य। और तत्कालिकता का संतुलन रहता है। परसाई का जो व्यंग्य समाज की कुरीतियों, बुराइयों और मानव स्वभाव की कमजोरियों पर केंद्रित रहता है। उनकी भाषा रोजमर्रा की बोलचाल जैसी होती है, जैसे पाठक आसानी से जुड़ जाए, है ना, जिससे क्या होते हैं, पाठक आसानी से जुड़ जाता है। और व्यंग्य का प्रभाव महसूस कर पाता है। परसाई के व्यंग्य में कटुता नहीं होती, बल्कि परिहास और तर्कशीलता के माध्यम से सामाजिक सुधार का संदेश मिलता है। उनके पात्र वास्तविक जीवन से प्रेरित होते हैं और उनकी घटनाएं सामान्य जीवन की स्थितियों से जुड़ी होती है। परसाई का व्यंग्य आलोचनात्मक होते हुए भी रोचक और पठनीय रहता है। इसमें समाज, राजनीति, नैतिकता और मानवीय व्यवहार के पहलुओं का संतुलित विश्लेषण मिलता है। उनकी शैली में अर्थपूर्ण हास्य और सामाजिक संदेश का मेल पाठक को सोचने पर मजबूर करता है। परसाई का व्यंग्य वर्तमान समय की समस्या और वास्तविकताओं को सरल और प्रभावशाली तरीके से सामने लाता है। क्वेश्चन नंबर 8 होता है यहाँ पर कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 9 है कि तुलसी के राम राज्य की विशेषताएं लिखिए। तो भाई, तुलसी के राम राज्य ये क्या है?
तो चलिए समझते हैं। तुलसी की रचना रामचरितमानस में राम राज्य का चित्रण एक आदर्श शासन के रूप में किया गया था। मतलब कि तुलसीदास, तुलसी के राम राज्य मतलब तुलसीदास, तुलसी का मतलब क्या हुआ, तुलसीदास। अब ये तुलसी वो नहीं कि जो तुलसी जो पत्ते होते हैं, ये वो तुलसी के पत्ते नहीं है। ये तुलसी मतलब तुलसीदास। तो तुलसीदास ने रामचरितमानस में राम राज्य का क्या किया था, एक आदर्श तरीके से चित्रण किया था। राम राज्य के बारे में बताया कि राम कौन है, अयोध्या कहाँ है ना, राम में अयोध्या क्या है, राम के सॉरी अयोध्या के राजा कौन है, राम के पिता कौन है, उनके भाई कौन है। मतलब कि ये राम के रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, इम्पोर्टेंट बातें हैं, इन सबको इन्होंने विशेष रूप से अच्छा से विशेषता के साथ इन्होंने लिखा और इन्होंने महत्व बताया राम राज्य का। राम राज्य में न्याय, धर्म और सत्कर्म का पालन होता था। इसमें राजा का कर्तव्य अपने प्रजा की भलाई करना और उनके हित की रक्षा करना है। तुलसीदास के अनुसार राम राज्य में प्रत्येक व्यक्ति को समान अवसर, सुरक्षा और सम्मान मिलता है। समाज में कोई अन्याय, अत्याचार या भ्रष्टाचार नहीं होता। इसमें लोगों के बीच भाईचारा, सहयोग और सामाजिक सद्भाव रहता है। राम राज्य में राजा अपनी प्रजा के सुख दुख का ध्यान रखता है और उनकी समस्याओं का सामना करता है। प्रभावशाली व्यवस्था और सरल और पारदर्शी होती है और नियम कानून सभी पर समान रूप से लागू होते हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक कल्याण पर विशेष ध्यान दिया गया है। तुलसीदास ने राम राज्य में आदर्श मानवीय मूल्यों, नैतिकता और आध्यात्मिकता का संतुलन प्रस्तुत किया है। इसमें जनता और राजा के बीच विश्वास और सम्मान की भावना स्पष्ट दिखाई देती है। राम राज्य के माध्यम से तुलसीदास ने आदर्श जीवन और समाज की कल्पना पाठकों के सामने रखी। स्टूडेंट्स, अब आपके सामने आया है 10 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 10 है। बहुत बड़ा सवाल, बहुत बड़ा सवाल, ये सब रिपीटेड क्वेश्चन है। एकांकी का महत्व बताइए। देखिए, एकांकी या लघु नाटक, एकांकी या फिर लघु नाटक साहित्य की वह विद्या है। देखो, लेखांकी या फिर लघु नाटक साहित्य की वह विद्या है जिसमें मुख्य विचार, संदेश या भाव को संक्षिप्त और स्पष्ट रूप में प्रस्तुत किया जाता है। इसका उद्देश्य कम समय और सीमित स्थान में कहानी या विचार पाठक और दर्शक तक प्रभावी रूप से पहुंचाना होता है। एकांकी में पात्र, संवाद और घटनाएं क्या होते हैं, संक्षिप्त होती है, लेकिन उनका महत्व बहुत गहरा होता है। प्रत्येक दृश्य और संवाद कहानी की थीम को मजबूती से उजागर करता है। प्रत्येक दृश्य और संवाद कहानी की थीम को मजबूती से उजागर करता है। भाषा सरल, सहज और प्रभावशाली होती है, जिससे पाठक या दर्शक भावनात्मक और बौद्धिक रूप से जुड़ पाता है। एकांकी का मंतव्य केवल मनोरंजन नहीं बल्कि इसमें सामाजिक, नैतिक और भावनात्मक संदेश भी छिपा होता है। इस विद्या में जीवन के छोटे अनुभवों, मानवीय संवेदनाओं और संघर्षों को बारीकी से प्रस्तुत किया जाता है। हास्य मतलब हंसने की कला, हंसने और हंसाकर पढ़ाने समझाने की कला, व्यंग, दार्शनिकता और सामाजिक संदेश का संतुलन इस विद्या की विशेषता है। पात्रों की मानसिकता, उनके निर्णय और उनके संघर्ष की कहानी जीवंत और पाठक के लिए प्रासंगिक बनाते हैं। एकांकी पाठक और दर्शक को सोचने, समझने और के मूल्यों पर ध्यान देने की प्रेरणा देता है। आपके सामने स्टूडेंट आया है प्रेमचंद की कहानी।
कला पर प्रकाश डालिए। देखिए आप लोग जानते हैं कि प्रेमचंद का जितना भी कहानी आता है वो प्रेमचंद की जो कहानी है उन कहानी में सच्चाई होती है, वास्तविकता को दिखाया जाता है, रियल घटना को बताया जाता है, समझाया जाता है। गरीबों के खास करके गरीबों पर, किसानों पर, मजदूरों पर इन्होंने अधिकतर फोकस दिया है। चलो समझते हैं प्रेमचंद की कहानी कला पर क्या है बातें। प्रेमचंद हिंदी साहित्य के प्रमुख क्या है कहानीकार है। हिंदी साहित्य के सबसे प्रमुख हम समझते हैं कि यही है। और उनकी जो कहानी कला है वो अत्यंत प्रभावशाली और जीवंत है। उनकी कहानियां समाज, व्यक्ति और उनके संघर्षों को वास्तविक रूप में क्या करती है, प्रस्तुत करती है। प्रेमचंद की कहानी कला की विशेषता यह है कि अपने पात्रों को सामान्य जीवन से संबंधित बनाते हैं, जिससे पाठक उनके अनुभवों और भावनाओं से आसानी से जुड़ पाता है। उनकी भाषा सरल, सहज और प्रभावशाली है। कहानियों में समाज के विभिन्न पहलुओं और जैसे गरीबी, अन्याय, सामाजिक बुराइयां और असमानता स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। वे केवल घटनाओं का वर्णन नहीं करते बल्कि पात्रों के मानसिक, भावनात्मक और सामाजिक दृष्टिकोण को भी उजागर करते हैं। प्रेमचंद की कहानी में कथ्य और संदेश का संतुलन रहता है। उनका उद्देश्य मनोरंजन के साथ साथ पाठक को समाज और जीवन की वास्तविकताओं से अवगत कराना है। कहानियों में मानवीय कहानियों में मानवीय संवेदनाओं, नैतिक मूल्यों और सामाजिक जिम्मेदारियों को बारीकी से दिखाया गया है। प्रेमचंद की कथा शैली में यथार्थवाद, मतलब सच्चाई और सहानुभूति का मिश्रण है। उनकी कहानी कला पाठक को जीवन, समाज और मानवीय मूल्यों को गहन समझ प्रदान करती है। अब आपके सामने स्टूडेंट्स आया है क्वेश्चन नंबर 12। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या है। क्वेश्चन नंबर 12 है, वैष्णव की फिसलन व्यंग की भाषा शैली की विशेषताएं लिखिए। किसके? वैष्णव की। तो चलिए समझते हैं। वैष्णव की फिसलन व्यंग, व्यंग मतलब मैंने आपको बताया कि व्यंग वो होता है जिसमें सामाजिक सुधार के बारे में बात किया जाता है, चेतना जगाया जाता है, मनोरंजन के साथ साथ संदेश दिया जाता है, वो व्यंग होता है। तो वैष्णव की फिसलन व्यंग शैली हिंदी साहित्य में विशेष स्थान रखती है। उनकी लेखनी का सबसे बड़ा जो गुण है वो उसकी सरलता और सहजता है। ये इसलिए जिससे पाठक आसानी से व्यंग और संदेश को समझ सके। उनका व्यंग समाज की बुराइयों, राजनीतिक समस्याओं और भ्रष्टाचार और मानवीय कमजोरियों पर केंद्रित रहता है। फिसलन शैली में हास्य, मतलब कि हंसने की कला, हंसा हंसा कर समझाना, है ना, हंसा हंसा कर मजे मजे के साथ साथ कहानी को समझाना, है ना, कहानी को बताना। और व्यंग की संतुलित मिश्रण होता है जिससे पाठक हंसते हुए भी गहराई से सोचने पर मजबूर हो जाता है। देख लिया ना, हास्य मतलब यहाँ पे देखिए, हास्य का मतलब हंसाकर पढ़ाना, हंसाकर समझाना, ठीक है, हंसाकर बनाए हुए कहानी। तो वैष्णव अपने पात्रों और परिस्थितियों के माध्यम से जीवन की वास्तविकताओं को प्रस्तुत करते हैं। उनकी भाषा और स्पष्ट स्पष्ट और संवाद की प्रभावशीलता होता है। व्यंग में समाज, राजनीति, शिक्षा और आर्थिक असमानताओं पर भी प्रकाश डाला गया है। फिसलन शैली पाठक को न केवल मनोरंजन देती है बल्कि उसे सामाजिक और मानवीय मूल्यों पर विचार करने के लिए भी प्रेरित करती है। पात्रों के व्यवहार, संवाद और परिस्थितियां जीवन के यथार्थ को स्पष्ट रूप से दर्शाती है। इस शैली में व्यंग और हास्य की क्षमता पाठक को कहानी और समाज से जोड़ती है। वैष्णव की फिसलन व्यंग और शैली सामाजिक चेतना और मानवीय समझ को बढ़ाने में प्रभावशाली है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे स्टूडेंट्स होता है 12 कंप्लीट। तो इस वीडियो में हम लोग रखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन तक।
अब हम लोग जो भी क्वेश्चंस करेंगे वो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपका होगा पार्ट थर्ड में। तो इस पार्ट में आपका रहा क्वेश्चन नंबर 7 से 12 तक क्वेश्चन आंसर। तो नेक्स्ट पार्ट में हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 से, तो आप लोग बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये पार्ट 2 का भी पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिल जाएंगे, जाके डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कीजिएगा, जिसमें पासवर्ड लगी होगी। जो पार्ट 1 में इस कोड के पासवर्ड थे, वही पासवर्ड आपके पार्ट 2 में भी होंगे, यानी इस वीडियो में जो इस वीडियो का पासवर्ड भी वही होंगे इस पीडीएफ का। तो देखिए, पीडीएफ का पासवर्ड केवल इंस्टा में मिलता है, मैं इतना बता देता हूँ, सिर्फ इंस्टा में मिलता है। आप इंस्टा में जाइए, इजी से आप रिक्वेस्ट के साथ मांगिए, आपको इजीली मिल जाएंगे। आप टेलीग्राम में इसके लिए मैसेज नहीं करना कि मुझे पासवर्ड चाहिए। सो चलिए स्टूडेंट, आज के वीडियो में इतना रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आगे बढ़ेंगे। चैनल से बोलिए, प्रेम से रहो, प्रेम से पढ़ो, प्रेम से बोलो।